यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, चलिए 11th क्लास का चैप्टर अगर उठाना चाहते हैं। नाम दिया गया ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्यों? 10th और 11th क्लास जो विषय सामग्री है पठन पाठन के लिए, उसमें काफी अंतर दिखता है। ठीक, ज्ञान की दृष्टि से बड़ा अंतर दिखता है। धीरे धीरे 9वीं 10वीं की ओर कोर्स हल्का हुआ, 11वें और 12वें में जीव का त्यों थोड़ा बहुत इधर उधर होता गया। ठीक है, इसके कारण 10वें से जैसे ही 11वें में पहुंचते हैं बहुत असहज हो उठते हैं गणित और भौतिक विज्ञान लेकर। उस समय ऐसा लगता है मार्क्स तो 98% आ गए, 95% आ गए, लेकिन इतना कठिन क्यों लग रहा है 11th क्लास? उसका कारण यही है कि पिछले 20-25 वर्ष पहले मैथ्स डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट मिलकर ये काम कर लेते थे, जो असहज हो उठता था 11th क्लास विद्यार्थी के लिए कठिन लगता था। जिस उत्साह के साथ वो 11वीं में प्रवेश लेता है अपने हाई स्कूल की अच्छे खासे मार्क्स लेकर, वो तुरंत वहां निराशा को प्राप्त कर लेता है। कारण दोनों ही विषय में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है 10वीं के लेवल में और 11वीं के लेवल में। उस लेवल को जोड़ना है, इसलिए ब्रिज कोर्स की बात की जा रही है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? आप कभी ये ना सोचें कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं। इस तरह से नहीं हुआ, मेरी देन नहीं है। 1905 में ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया। 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस लिखना शुरू किया बाइनोमियल थ्योरम के बाद, जो 11वीं के पाठ है एलजेब्रा में। और ये घटना घट चुकी है कि सेब उनके सिर पर गिरा था, उसके बाद की बात है। 1665 में कैलकुलस का जन्म हो गया न्यूटन के सुंदर मस्तिष्क से। उसके बाद 1675 तक, 11 नवंबर 1675 डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की जन्म तिथि 11 नवंबर 1675। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जन्म इतने पूर्व हो चुका और उसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ाया कैसे जाए और किस कक्षा में पढ़ाया जाए, ये समस्या बनी रही। ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर, ठीक है, और कहां तक आ गए? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आ गए और 1905 आ गया। 1905 आ गया कब से? 1665 से। ठीक है, 1665। अब फिर से 1665, 1642 न्यूटन का जन्म। 1642 न्यूटन का जन्म। केपलर प्लेनेटरी लॉज लिख चुके होते हैं और तब न्यूटन का जन्म होता है 1642। और 22-23 साल के एक व्यक्तित्व ने 1665 तक आते हुए बुद्ध की वो संरचना दे दी, ठीक, जो वास्तव में आज कल से लेकर अगर देखा जाए वैज्ञानिक स्वरूप, तो उसमें से महानतम स्वरूप गिना जाएगा न्यूटन के सुंदर मस्तिष्क का। ठीक है, पुस्तकें लिखती हैं कि वो वैज्ञानिक या गणितज्ञ ही नहीं थे, पूर्ण सन्यासी थे, जिसे पूर्ण सन्यासी कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व। और उसके बाद भी क्या सोचा? 87 ईयर्स की एज में क्या सोच रहे थे? क्या मैं समुद्र के किनारे खेलता हुआ छोटा सा बच्चा हूं, मैं समुद्र के किनारे खेलता हुआ छोटा सा बच्चा, ठीक है, और
तट पर जो शंख और सीपी आ रहे हैं, मैं उन्हीं में उलझा हुआ हूं, और रत्नों को पाने के लिए तो अभी समुद्र की गहराई बाकी रह गई है। ये न्यूटन ने कहा था। कब? अपनी वृद्धावस्था में ऐसा बोला। क्या इतना सब कुछ करके कि 12वें के 5-5 साल भी अध्ययन चलता है, न्यूटन का नाम आता ही रहता है, आता ही रहता है। हम गति के नियमों से तो उन्हें छोटा जान लेते हैं, हम जान ही नहीं पाते सर आइजैक न्यूटन कौन थे नहीं कहना चाहिए, कौन हैं ये कहना चाहिए। ऐसे मनोयोग के और सुंदर मस्तिष्क के सर आइजैक न्यूटन रहे हैं और हैं ये कहना चाहिए। इतना महान व्यक्तित्व। अब आइए वापस, 1642 में उनका जन्म, और सेब गिरने की घटना अब हो चुकी है, बाइनोमियल थ्योरम लिखी जा चुकी है, उन्हीं के द्वारा बाइनोमियल थ्योरम लिखी जा चुकी है, कैलकुलस की शुरुआत हो चुकी है। और कैलकुलस की शुरुआत जब हो चुकी तो कैलकुलस नाम कैसे पड़ा, इसकी बातचीत कर लेते हैं। कैलकुलस, ठीक है। देखिए, इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी में लेबनीज है और इंग्लैंड में न्यूटन है, मित्रता है, ठीक है, क्लियर। लेबनीज 4 साल छोटे हैं, न्यूटन बड़े हैं, ठीक है। पत्राचार होता है, कर रहे थे, दोस्त थे। पत्राचार में 1665 में न्यूटन सर क्या करते हैं, लेबनीज को चिट्ठी भेजते हैं। जो कुछ लिखा वो लेबनीज को समझ में नहीं आया, और न्यूटन ने फिर क्या देखा कि लेबनीज ने चिट्ठी का उत्तर क्या दिया। चिट्ठी के उत्तर में लेबनीज ने लिखा था क्या, आपने जो कुछ लिखा है, ठीक है, उसे वो क्या कह सकते हैं, एज हार्ड एज रॉक, एज हार्ड एज रॉक टू लर्न और कॉम्प्रिहेंड, ठीक है, पत्थर जैसा कठोर, कठिन, ठीक। ऐसा कठिन लगा न्यूटन ने जो कैलकुलस का आइडिया लेबनीज को भेजा था चिट्ठी में लिखकर, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा जरूर और माफ करिएगा, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं और मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन बातचीत को मैं सरस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जहां से आज का विज्ञान शुरू हुआ था उस धरातल तक पहुंचे तो वहीं से यात्रा शुरू होनी चाहिए जहां से विज्ञान की यात्रा शुरू हुई, ठीक है। इसलिए ये बातचीत शुरू की है। थोड़ी देर धीरज बनाए रखिएगा और क्षमा करिएगा कि ये तो एक्सक्यूज लेकर आए हैं कि पढ़ाएंगे आकर, और बातचीत शुरू है। कैलकुलस, लेबनीज, अब ये जर्मन भाषा का शब्द था। कैलकुलस सिंगुलर है और कैलकुली प्लूरल है, कैलकुलाई, ठीक है। तो जब मेडिकल साइंस में रिपोर्ट आती है जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, ठीक है, तो कैलकुली लिखा जाता है, कैलकुली, ये प्लूरल है। कैलकुलस सिंगुलर है। स्टोन, तो लेबनीज ने लिखकर भेजा कि जो कुछ न्यूटन जी या भैया आपने लिखकर भेजा है वो कुछ समझ में नहीं आया, एज हार्ड एज रॉक, इट सीम्स कैलकुलस टू मी, स्टोन, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया। अब प्रश्न उठा कि ये घटना घट चुकी है और जिसने ये लिख दिया कि कुछ नहीं समझ में आया, न्यूटन जी आपने जो लिखकर भेजा है, और चूंकि मित्रता इतनी गहरी थी न्यूटन की लेबनीज से कि जो नाम और जो आइडिया न्यूटन ने लेबनीज को लिखकर भेजा था उस पर ऐसे ये चिन्ह लगाकर लेबनीज ने उत्तर दिया था पत्र का। अब क्या हुआ, चूंकि न्यूटन के वो घनिष्ठ मित्र थे लेबनीज, इसलिए हुआ ये कि न्यूटन ने वही नाम बना रहने दिया सब्जेक्ट का, और सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा अप्लाइड, सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा अप्लाइड, और जो चीज सरल होगी वही ज्यादा अप्लाइड होगी, तो इसलिए कह रहे हैं सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा अप्लाइड। एक विषय का नाम क्या है, कैलकुलस माने स्टोन। इस घटना से परिचित करा देना चाहते थे, और जिसको ये लगा कि उसे कुछ नहीं समझ में आया
ठीक है, द ट्रीटाइज दैट वाज गिवन बाय न्यूटन टू लेबनीज, ठीक है, लेबनीज आंसर्ड एज कैलकुलस फॉर लर्निंग, ठीक है, लेबनीज ने ये उत्तर लिखा था, लेकिन इसी दोस्त ने इतना काम किया न्यूटन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए कि 1675 आते आते लेबनीज ने पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है और उसकी जन्म तिथि 11 नवंबर 1675 है और ये बातें 1665 की है, ठीक है। क्योंकि लेबनीज छोटे भी थे इसलिए उन्हें अधिकार था ये कहने का, 4 साल जूनियर माने 12वां और 8वां, तो 12वें के बच्चे की बातें 8वें के बच्चे को समझ नहीं आई थी, इसलिए उसने लिखा था और कहानी यही बन गई कि नाम ये पड़ गया, ठीक है, कैलकुलस। और जो सबसे सरल और सबसे ज्यादा अप्लाइड है विषय, उसका नाम क्या है, स्टोन, कैलकुलस, ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है, एज हार्ड एज रॉक, बट दैट इज टोटली इनकरेक्ट, ठीक है, बट एट दैट टाइम फॉर लेबनीज इट वाज रियली ट्रू, ये सही बात थी, ठीक है, कि उनको समझ में नहीं आया था। चलिए अब आइए 1630 की बात कर लें और यहां से बात शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर 1905 में तुरंत लौट रहे हैं। थोड़ा कठिन हो रहा होगा, क्यों, इस तरह की बातें सुनी कब गई, बार बार एक्सक्यूज ले रहे हैं पढ़ाने वाले, कह रहे हैं कि पढ़ाई ला रहे हैं लेकिन बातचीत के जरिए। अब प्रश्न उठता है, बातचीत कठिन हो जा रही है क्योंकि बीच में उसमें पढ़ाई लाई जा रही है, ठीक है, तो थोड़ा अंतर है रोज रोज से, आज पहली बार, इसलिए क्षमा करिएगा, बातचीत जारी रखते हैं। 1630 गैलीलियो ने पहले लिखा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये 1630 में पहली बार गैलीलियो ने लिखा था। अब गैलीलियो की बात लोगों ने मानी नहीं, क्यों नहीं मानी, बाइबल में लिखा था क्या, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है क्या, ठीक है, नहीं, बाइबल में लिखा हुआ था प्रभु यीशु तूने ही पृथ्वी को उसकी धुरी पर स्थित किया हुआ है, तभी तो धरती गिरती नहीं है, स्थिर बनी रहती है। तो बाइबल का ये ओल्ड टेस्टामेंट है जिसमें लिखा था कि प्रभु यीशु तूने ही पृथ्वी को उसकी धुरी पर स्थित किया हुआ है, आपकी कृपा से ही धरती गिर नहीं रही है। क्लियर, ये गैलीलियो ने कहा गलत है, गैलीलियो को देश निकाला दिया गया इस बात के लिए क्योंकि ये बाइबल के अगेंस्ट चला गया, और उसी समय फिर गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और उससे ये दृष्टव्य किया क्या, कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, और 1633 आ गया। देखिए 1630 में हमारा ज्ञान कैसा था, पुनर्जागरण के बाद 1490-95 वहां तक 1630 आते आते हमारा ज्ञान कैसा है, हम विज्ञान कितना जानते हैं, हम यही जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थित है भगवान की कृपा से, ये जानते थे, लेकिन पृथ्वी तो सूरज का चक्कर लगा रही थी, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं मानिएगा, वो जानते थे ये बात, क्यों, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे उस समय, और उसमें ये वर्णन है, साफ पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ये जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, तो भारतीयों को ये बात मालूम थी, यूरोपियंस को ये बात नहीं मालूम थी, ठीक है। तो इस उत्साह के साथ हम पढ़ाई आगे ले चल रहे हैं। चलिए, देश निकाला मिला, 1630 में S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वेयर लिखा, और उसके बाद बाइबल के अगेंस्ट जब वो बात चली गई कि पृथ्वी स्थित है अपनी धुरी पर भगवान की कृपा से, तो बाइबल का फिर से नया टेस्टामेंट आया, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, ये बात तब उसमें परिवर्तन लाया गया है, नहीं तो पहली बाइबल में यही लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु तूने पृथ्वी को उसकी धुरी पर स्थित किया हुआ है, लेकिन पृथ्वी तो सूरज का चक्कर लगा रही,
ठीक है। और धीरे धीरे देखो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, जब रिजिड डायनेमिक्स में सवाल लगाते हैं एमएससी में तो पता चल जाता है कि अगर कोई ग्रह अपने साथ धुरी का चक्कर लगाने के बाद सूरज की परिक्रमा बंद कर दे, तो पृथ्वी सूरज की परिक्रमा यदि बंद कर दे तो क्या होगा, अपनी धुरी पर घूमने से अगर रुकेगी पृथ्वी तो दिन और रात नहीं बनेंगे, लेकिन अगर सूरज का चक्कर लगाना बंद करेगी तो क्या होगा, पता चलता है रिजिड डायनेमिक्स में कि सूरज में जाकर गिर पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद सागर में गिरती है, पृथ्वी सूरज में जाकर गिर पड़ेगी। रिजिड डायनेमिक्स के सवाल ये भी बता देते हैं कितना समय लगेगा ग्रह को सूरज में गिरने में अगर उसकी परिक्रमा बंद कर दे। ये बात तो देखो विज्ञान कितनी सुंदरता से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए गीता में लिखा गया है अन्न में, ज्ञान में, विज्ञान में। ठीक है, और उसके बाद आता है आनंद में। ठीक है, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में। ठीक है, विज्ञान का इतना सुंदर स्वरूप। ठीक है, इसलिए इसको सामान्य बात मत मानिए कि गणित सीखने जा रहे हैं, विज्ञान सीखने जा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर लेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। इतनी छोटी छोटी बातें नहीं सोचनी है। ठीक है, सारी पढ़ाई को विद्या बनाना है और जीवन मूल्यों से जोड़ना। ठीक है, 1630 गैलीलियो टेलीस्कोप बन चुका, 1633 ये बात जाहिर हो गई कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, 1642 केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के लॉज लिख दिए। ठीक है, जॉन केपलर ने, ठीक है, ग्रहों की गति पर अपने नियम दे दिए। 1642 में न्यूटन का जन्म हो गया और उसके बाद 1665 में बाइनोमियल थ्योरम लिख चुके, सेब गिरने की घटना घटित हो चुकी उनके सिर पर, और उसके बाद आगे की बातें आई और 11 नवंबर 1675 जन्म तिथि डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, 11 नवंबर 1675। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जन्म तिथि, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो अब 1675 11 नवंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए ये बातें समाप्त करें कि आगे बढ़ें बातचीत को लेकर, क्या कहना चाहते हैं। ब्रिज कोर्स की बात कर रहे थे, तो देखो बात हमने यहां छोड़ी थी, पीछे से बात याद करो। हमने कहा था तुमसे क्या कि 1665 और 1675 से सब्जेक्ट डेवलप हुआ, लेकिन 1905 आते आते पढ़ाया नहीं गया। गणितज्ञों को डर लगा रहा कि इसको किस कक्षा को दिया जाए। ठीक है, और ये मुश्किल काम था, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि 11वीं में लाया जाए यूनिवर्सिटी के पहले कि यूनिवर्सिटी में लाया जाए। तो ये कैलकुलस 1665 से शुरू हुई थी और 1905 में पहली बार कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन में पढ़ाई गई है, पहली बार ग्रेजुएशन में पढ़ाई गई। अब देखिए ये फिर से दोस्त आए दो, एल काशी ने लिखा है, जो किताबें हम आपको पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु जिस तरह से कैलकुलस की देते हैं वो सब एल काशी का लिखा हुआ है, हम मास्टरों का लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग बस जान पाए हैं तो वो तुम्हें बता देते हैं, बस इस बात को लेकर कि हम तुमसे कुछ बड़े हैं और तुम छोटे हो, इसलिए ये एक कड़ी है कि हम तुम्हें बताएं तुम छोटे हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन गणितज्ञों का लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो एल काशी ने लिखा है, नाम सुनिए, एल काशी, इन्होंने लिखा है। ठीक है, CHY काशी, उच्चारण क्या है, काशी, और अगर शुद्ध उच्चारण करें कुशी, ऐसा कुशी, काशी है ना, और भारत में सीधे सीधे काची बोला जाता है उच्चारण, लेकिन काशी कह ले तो अच्छी बात है। एल काशी ने लिखा, और किसने पढ़ाया, तो एल काशी ने कहा हम लिखेंगे लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। तो जो कैलकुलस आप लिखी हुई देखते हैं वो एल काशी की लिखी हुई है पढ़ाने के लिए, और नहीं तो शुरुआत तो न्यूटन ने की है। एल काशी ने लिखा
एल कौशी ने कहा कि बहुत अच्छा फॉर्मेट हम बना देंगे और यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में 1905 में यूनिवर्सिटी कोर्स में डाली गई कैलकुलस। और किसने पढ़ाई? एफएल ग्रिफिन ने। नाम याद रखिए, बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में, ठीक है। और ठीक इनके लिए हम लोग हमेशा इनके आभारी हैं। किसके? एफएल ग्रिफिन के। एफएल ग्रिफिन ने पढ़ाई है, ध्यान दे, किसने पढ़ाई? एफएल ग्रिफिन ने पढ़ाई। कब पढ़ाई? 1905 में पढ़ाई। किसको पढ़ाई? बीएससी वालों को पढ़ाई। अब 11वें में शुरू हो जाती है, 12वें में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 1905 तक यात्रा करते करते हम आ गए और रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल एटम का भी आ गया, ठीक है। सन 22 तक आते आते 1922 आते आते बहुत बड़ी बड़ी महान खोजें वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने मिलकर कर डाली। और 1940 आते आते इतना बड़ा वैज्ञानिक संसार खड़ा कर दिया गणितज्ञों ने, क्या कहना। आज दुनिया और संसार कितना सुंदर बन गया उसी विज्ञान से, और कितनी सुविधाएं हो गई। आप वहां बैठे हैं, हम यहां पढ़ा रहे हैं, ये देखिए। तो अब चलते हैं एफएल ग्रिफिन और एल काशी, न्यूटन और लेबनीज को बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कोर्स का श्री गणेश कर रहे हैं, ठीक है ना। इन महान गणितज्ञों के लिए ठीक श्रद्धा सुमन, और उसके बाद आज की पढ़ाई शुरू। चलिए आज की पढ़ाई त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं। चलिए आइए, ट्रिगोनोमेट्री ब्रिज कोर्स शुरू है और पहला लिया गया, तो वही वाक्य कंप्लीट कर रहे थे। देखो किसी को याद आएगा जो मैं वाक्य बोल रहा हूं, ठीक है, कि मैं ये सोच रहा था कि अलजेब्रा से शुरू करूंगा, सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पर ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। बार बार क्या हो रहा था, तुरंत ऐसा लगा कि आधे घंटे बाद ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ जाएगी, और हम चूंकि साइन 90 और कॉस 90 तक ही जानते हैं, 90 के बाद का एंगल और उसका साइन या कोसाइन हम नहीं जानते, इसलिए अलजेब्रा को रोकना पड़ा। सोचता हुआ आ रहा था कि अलजेब्रा शुरू करें कि कैलकुलस शुरू करें कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें कि क्या शुरू करेंगे, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करें। लेकिन बार बार जैसे ही आगे बढ़ता सोच विचार करते हुए तो लगा कि ट्रिग्नोमेट्री पहले शुरू करनी पड़ेगी। कोई भी विषय अगर पहले शुरू करेंगे तो आधा घंटे में वो रोक देगा हमें अचानक और कहेगा कि 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री क्या है, उसका साइन बताइए, तो फिर बात रुक जाएगी। इसलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री तो पुनरावलोकन आ रहा है पूर्ववत क्लास 10, ठीक है। इसीलिए कहा था हुडा देवी वालों से कि आप असहज नहीं होंगे क्योंकि बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से बेसिक से शुरू होना है, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, तो थोड़ी देर रुकना पड़ा, बातचीत का उद्देश्य थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन न्यूटन, लेबनीज और इन सब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए बिना आज की पढ़ाई शुरू करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वैसा जरूरी था, इतिहास बताना जरूरी था सब्जेक्ट का, इसलिए बातचीत थी। चलिए आइए, आपने डिफाइन किया था साइन थीटा, 10th में आपने थीटा ही कहा था। अभी धीरे धीरे आपका मन बनाएंगे कि अब थीटा की जगह हम एंगल को एक्स लिखने लगेंगे, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह प्रयोग ज्यादातर करेंगे साइन एक्स। तो अब याद दिलाएं, ठीक है, क्या याद आ रहा है? ठीक है, स्मृति से क्या लाएंगे देखिए, और ये 10 मिनट चलेगा। वातायन समझते हैं? हिंदी का शब्द है वातायन, वी कॉल इट विंडो, ठीक है। तो वहां से ला रहे हैं साइन थीटा, किसी को याद आ जाएगा। आप राइट ट्रायंगल ले रहे थे, अभी आते हैं, ठीक है। अब 10 मिनट 20 मिनट पहले ये आएगा,
ठीक है। ए समकोण बना 90 डिग्री, यहां पर बेस एंगल थीटा लिया आपने। अभी एक्स नहीं लिखेंगे, थोड़ी देर बाद एक्स लिखेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। आपने लिखा था P बाई एच। ठीक है, कोसाइन थीटा आपने लिखा था, कोसाइन थीटा आप लिखते थे सरलता से कॉस थीटा। क्या लिखा था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा था। ठीक है, और यही दोनों रेशियो प्राइमरी रेशियो थे। अब सेकेंडरी रेशियो शुरू हो गए थे। टेन थीटा का आ गया था, वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का आ गया था। जब लिखने को कहेंगे तभी सोचिएगा, अभी नहीं, अभी बैठिए आराम से। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा था P बाई एच, कॉस थीटा था B बाई एच। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल आया था। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप देखिए इतनी बार लिखा जाता है मेरे द्वारा कि वो अपने आप याद होने लगेगा, और मजा तभी आएगा जब अपने आप याद होने लगे, मित्रता सी हो जाए। ठीक है, हाँ, P बाई B। अब इनके रेसिप्रोकल रेशियोज याद दिला दें। रेसिप्रोकल रेशियोज हो सकता है भूल गए हों, तो 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा कहलाया था। 1 बाई कॉस थीटा क्या कहलाया था? सेक थीटा कहलाया था। सीकेंट पूरा नाम था, सेक थीटा कहलाया था। और उसके बाद 1 बाई टैन थीटा कॉट थीटा, को टेंजेंट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा कहलाया था। अब ये रेशियोज हमने पहचान लिए थे। प्राइमरी में दो ही रखे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट ट्रायंगल से जोड़े हैं। ठीक है, परिभाषाएं लिखी उनकी, क्या? P बाई एच और B बाई एच, यही दोनों आगे सारी बात बढ़ा देते हैं। टेन थीटा लिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वो P बाई B बन गया। अब बाकी P बाई बी और B बाई एच या P बाई एच के फॉर्म में याद नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जब मैं ये कहता रहूंगा ये याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है। ठीक है, फालतू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेव नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, मस्तिष्क को हल्का रखना है, याद ज्यादा रहेगा। ठीक है, हाँ, हर चीज छोटी 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 स्मृति में नहीं डाली जाती। ठीक है, हाँ, ओके, आइए। अब साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। ठीक है, और उनके रेसिप्रोकल रेशियोज जैसे आप आदत बना लेते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, मन में इसी तरह से आता है, उतरता है साइन कॉस टेन। उसी तरह से ये भी उतरने लगे कि साइन से आपने रेसिप्रोकल कोसेक लिया था, तो कोसेक से कॉट बोलने लग जाइए। साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे बोलने लग जाइए। ठीक है, तो याद ज्यादा रह जाएगा वैल्यूज के लिए। अब फिर आपने वैल्यूज देखी थी, जब आपने वैल्यूज देखी तो उन पर आते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, रिकॉल कराया है साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल रेशियोज। अब इनको मना कर रहे हैं कि इनको P बाई बी या B बाई एच के फॉर्म में नहीं ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। पूरे नाम कोसिकेंट, पूरे नाम 1 बाई कॉस का सीकेंट और 1 बाई टेन का को टेंजेंट, लेकिन एब्रिविएटेड फॉर्म में सरलता के लिए, सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बोला जाता है।